A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9, chapter number 5. The name of this chapter is Cell, the fundamental unit of life. In the starting, we are doing a study of the discovery of the cell. In 1665, Robert Hooke, an English scientist, saw cells in a thin slice of a cork with his crit microscope. He observed as honeycomb-like structure and named them cell. His discovery indicates for the first time that the living organism consisted of number of small structure of units. बेटे सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम के जो विज्ञानी थे उन्होंने सबसे पहले कॉर्क के अंदर सेल की खोज करी। उन्होंने बताया कि जो सेल होती है ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली सेल मतलब क्या होता है, अ स्मॉल रूम। तो सेल का स्ट्रक्चर दिखाई कैसे देता है? सेल का स्ट्रक्चर एक हेक्सागोनल शेप होता है, जैसे हनीकॉम जैसा होता है। हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। तो उसके अंदर एक सेल जिस तरीके से बनी होती है ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हर सेल बनी हुई होती है। नाउ हियर द माइक्रोस्कोप टू नो द हिस्ट्री ऑफ सेल। In 1665, Robert Hooke discovery of cell. 1674, Leeuwenhoek studied living for the first time. 1831, Robert Brown discovered the name nucleus in a cell. 1838 to 39, Sheldon and Schwann formatted cell theory, and 1855, Virchow. तो ये जितने भी साइंटिस्ट थे इनका सेल की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द सेल। वॉट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेल। जिस तरीके से कोई बिल्डिंग जो है या कोई दीवार है वो एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, ठीक वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनती है। बेसिक ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जिनकी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी वर्क होते हैं वो सब एक ही सेल से कंप्लीट होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो ये सब एक सेल से बने हुए होते हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और उसी सिंगल सेल से ये रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं, ये रिप्रोडक्शन का वर्क करते हैं और जितने भी वर्क एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट करता है वो सब ये करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन अ सेल इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा सेल से बनी होती हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ह्यूमन बींग। इन अ ह्यूमन बींग डिफरेंट वर्क को करने के लिए उनकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है। फॉर द एग्जाम्पल यदि हमें रेस्पिरेशन का वर्क कर रहे हैं हम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास। अगर रिप्रोडक्शन का वर्क कंप्लीट हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अलावा डाइजेशन के लिए और जो किडनी सिस्टम है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे पास है। तो हर एक वर्क को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है और कोई भी ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के वर्क को चेंज नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क होगा वो उसी को करना है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्क होगा वो उसी को करना है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है इनमें लेबर ऑफ डिवीज़न होता है, यानी काम का विभाजन होता है, कार्य का विभाजन होता है। Irrespective of unicellular and the multicellular organism, the cell performs similar basic function for their survival. यदि केवल हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल स्ट्रक्चर को अगर हटा दें तो ये बेसिकली दोनों ही वही वर्क परफॉर्म करते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। Now the next is what is the definition of the cell? Cell is the fundamental unit of life. Cell is the structure and the functional unit of life. It is known as the structure and the functional unit of life because whole body is made up of cell. यदि हम देखें कि what is cell, तो cell
एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, बिकॉज जो पूरी बॉडी होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सेल से ही मिलकर बनी होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शन रेगुलेट इनसाइड द सेल। अब इसे फंक्शन यूनिट ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर वो सेल के अंदर ही कंप्लीट किए जाते हैं। हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, तो इसमें देखिए कौन कौन से हमें ऑर्गेनाइज देखने को मिलते हैं। इट्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ द नेक्स्ट इज अनियन पील। तो अनियन पील से रिलेटेड एक एक्टिविटी हमारे पास में है, और उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि एक अनियन बल्ब हम लेंगे, उसे कट करेंगे और उसमें से जो पील जो होता है उसका वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा पील हमें दिखाई देता है वो हमें निकालना है, और जस्ट उसे रिमूव करके हम एक वॉच ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें हम डिप करेंगे, वहीं पर हम उसे कट करेंगे। पानी के अंदर ही आपको उसको कट करना है। कट करने के बाद जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको हम लेंगे और स्लाइड के बीच में रखने से पहले हम उसे सैफरन से कलर्ड करेंगे। ठीक है, तो एक वॉच ग्लास में हम 1-2 ड्रॉप्स जो है 1 ड्रॉप्स है वो सैफरन का लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और वाटर ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे कि उसमें वो जो पार्ट है हमारे पास, जो अनियन पील का जो कट हमने लिया है वो हम लेके सैफरन में डिप करेंगे। फिर ब्रश की हेल्प से उसे लेंगे और स्लाइड के बिल्कुल सेंटर पार्ट में हम उसे रखेंगे। देन आफ्टर उस पर 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में निडल्स की हेल्प से जो कवर स्लिप है वो हम उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एयर बबल जो है वो स्लाइड पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और जब हम माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करते हैं तो अनियन पील हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं दे आर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और इसके अंदर ये जो पर्पल पार्ट आप दिखाई दे रहे हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है वो इसमें फिल है। हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फैट सेल का न्यूक्लियस है वो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड सेल। Yes, the next structure is a smooth muscle cell. It is a smooth muscle cell. Now, types of cell. Unicellular, some organisms are constituted by a single cell. These organisms are called unicellular. The example is amoeba and the paramecium. The multicellular, the definition is some organisms are constituted by many cells. These are called multicellular. Example, human being. Now here the structure of the amoeba. देखिए अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। कुछ डेफिनेट शेप अमीबा की नहीं होती है। ठीक है, अब वो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और इनके अंदर किसी भी तरह के जो पैर हैं वो नहीं पाए जाते। तो ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ये सूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। सूडोपोडिया दैट मीन्स कूट पाथ की वो अपने अंदर के जो उनका साइटोप्लाज्म जो फिल है सेल के अंदर उसको वो पुश करते हैं, जिस तरफ भी उन्हें जाना होता है उससे उनके आभासी पैर बनते हैं जिन्हें कि हम सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन एंड द एंडोप्लाज्मिक एंड द एंडोप्लाज्म एंड द एक्टोप्लाज्म जो है वो इसके अंदर दिखाई दिया है। जो इनकी मेम्ब्रेन है उसके पास में जो फ्लूइड जो भरा है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और अंदर की तरफ जो फिल है उसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में देखिए आप इसमें मूवमेंट के लिए सीलिया पाए जाते हैं। जैसे अमीबा के अंदर मूवमेंट के लिए कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है और सीलिया का ये यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूवमेंट करते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। सो माइक्रोन्यूक्लियस साइज़ के अंदर मैक्रोन्यूक्लियस से बहुत छोटा होता है, मैक्रोन्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। इसमें देखिए बक्कल कैविटी पाई जाती है, सीलिया है, एंट्रेर एंड है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर पाई जाती है, फूड वैक्यूल उसमें पाई गई है। नाउ
द नेक्स्ट इज यहाँ पर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द पैरामीशियम दैट वी कॉल्ड इज अ स्लीपर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्लीपर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो स्लीपर के जैसा है, एक चप्पल के जैसा इसका शेप है, इसलिए इसे चप्पल जंतु या स्लीपर ऑर्गेनिज्म के नाम से इसे जानते हैं। नाउ सेल कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइज, जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइज पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड सेल वॉल एंड द गोल्गी apparatus. Now cell is divided into the two categories. It is a very important. The first is prokaryotic cell and the eukaryotic cell. The prokaryotic cells well defined nucleus are not present. जो prokaryotic cells होती हैं उनके अंदर well defined जो nucleus होता है वो नहीं पाया जाता। इफ़ हमें न्यूक्लियस को समझना है तो आप ये समझें कि कोई हमारे पास में व्हीकल है, उसके अंदर उसका जो ड्राइवर है, बस मान लीजिए बस का जो ड्राइवर है, तो उसी तरीके से सेल जो है, सेल का ड्राइवर कौन होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंपल इन अ स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स अ सिंगल क्लास क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। जो साइज होता है सेल का वो तकरीबन 1 to 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। इन यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो पाया जाता है। तो वो सभी स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अच्छी तरीके से पाए जाते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, अब बिकॉज ऑफ इसमें इतने सारे और भी सब पार्ट्स पाए जाते हैं इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ये मैंने आपको बताया है कि भाई जो न्यूक्लियस है वो उसमें पाया जाता ही है। एंड दे आर जनरली लार्ज, ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से कंपैरेटिवली इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो कितना होता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर तक का इनका जो साइज़ है वो पाया जाता है। वेरियस शेप ऑफ सेल्स, तो वेरियस शेप्स ऑफ सेल जो है वो मैंने प्रीवियसली आपको स्लाइड एक्सप्लेन किया है कि सेल्स आर फाउंड इन अ वेरियस शेप सच एज अ राउंड शेप, स्फेरिकल शेप, ओवल शेप, स्पाइंडल शेप एंड द ब्रांच शेप। तो जो सेल होती हैं वो तरह तरह की पाई जाती हैं, उनकी शेप जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेल ऑर्गेनेलीज। द फर्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस it is a very important organelle of the cell as it regulate all the activities of the cell। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यदि हम एक बस माने तो बस का जो ड्राइवर होगा वो उसे जिस साइड में लेके जाएगा तो बस भी उसी साइड में जाएगी। तो ठीक वैसे ही जो सेल होती है उसका ड्राइवर क्या है? न्यूक्लियस है। और जो न्यूक्लियस है वो पूरी सेल को रेगुलेट करता है, उसकी सभी एक्टिविटीज़ को वो रेगुलेट करता है। नाउ न्यूक्लियोलस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर, इट इज़ नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। सो यदि आपके पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि which organelle is known as the factory of ribosome, then the answer is nucleus। और यदि क्वेश्चन ये आता है कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं तो वो भी आंसर क्या होगा हमारा? न्यूक्लियोलस होगा। इट हेल्प्स इन अ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम, दे आर व्हीकल ऑफ जीन। तो जीन को रेगुलेट करने का, संचालित करने का जो काम है वो क्रोमोसोम्स करते हैं। जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम। जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। जीन्स एक्सप्रेस अ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द इंटेलिजेंसी, कॉम्प्लेक्शन, हाइट एक्सेट्रा। तो जीन्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताती हूँ और हम आगे जो चैप्टर स्टडी करेंगे उसके अंदर बताऊँगी कि इन अ ह्यूमन बीइंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बीइंग की जितने भी उसमें फीचर हैं उन सब के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हाइट, फॉर द आइज ऑफ द कलर एंड द टाइप्स ऑफ द हेयर्स एंड द कलर ऑफ द बॉडी। तो ये सब किसमें डिसाइडेबल होता है, ये ऑलरेडी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर दिखाई देता है। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नोन एज अ सेक्स क्रोमोसोम, जो एक पेयर होता है क्रोमोसोम का उसे सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये जो क्रोमोसोम होता है इन फीमेल XX पेयर होता है और जो इन मेल है वो XY क्रोमोसोम होता है। और आगे जाके हम एक स्टडी करेंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन का जो वर्क चलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बेबी का जो डेवलपमेंट होता है तब ये वर्क होता है। उस समय में जब फीमेल के जो ये क्रोमोसोम होते हैं XX पेयर में जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं XX, और फीमेल के और जो मेल है उसके अंदर XY जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जब फीमेल के X से मेल का X मिलता है तो जो बेबी गर्ल है उसका डेवलपमेंट होता है, और यदि फीमेल के एग से मेल Y जो है जब ये आपस के अंदर मिलते हैं तो वहाँ पर बेबी बॉय का डेवलपमेंट होता है। तो क्रोमोसोम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। न्यूक्लियस की देखिए यहाँ पे पोजीशन आपको दिखाई गई है कि इन एनिमल सेल बिल्कुल सेंटर पार्ट के अंदर न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इट इज़ अ क्रोमोसोम। जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ठीक है, और यहीं पर ही न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी पाया जाता है। तो देखिए न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दिया है कि किस तरीके से दिखाई देता है ये। नाउ द नेक्स्ट इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम इस तरीके से होते हैं, इसमें जो थ्रेड जो होते हैं 4 थ्रेड आपको दिखाई देंगे और 2 पेयर्स आप उनको कह सकते हैं कि 2 पेयर्स ऑफ थ्रेड के अंदर इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस पार्ट आई विल बी एक्सप्लेन टू यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।